हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 में द्वितीय द्विमासिक परीक्षा जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया था उसका सरलीकरण आपको हम बताएंगे। आपने कॉपी जमा कर दी, हमने कॉपियों का निरीक्षण कर दिया, किंतु उसमें आपने जो गलतियां की हैं, जैसे करना चाहिए था, जैसे प्रश्न में मांगा उत्तर, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ठीक किया है, उन्हें नंबर भी अच्छे मिले हैं, किंतु कुछ बच्चों ने प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा और उनके उत्तर गलत लिख दिए। तो उसको मैं ठीक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यानपूर्वक बैठे होकर उन्हें सुनेंगे। जहाँ हम गलती करते हैं, आगे कोई ऐसी गलती ना हो, उसका हम सुधार करेंगे। तो इसलिए पहले हमें काम यह है कि प्रश्न पत्र को पढ़ना जरूरी है। वार्षिक परीक्षाओं में भी सरकार ने अब बोर्ड परीक्षा में 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए अलग से दिए हैं। 3 घंटे के प्रश्न पत्र के बजाय 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र देते हैं, जिसलिए कि 15 मिनट में प्रश्न पत्र को ठीक प्रकार से आराम से पढ़ लें। तो उसमें आपका समय की कटौती नहीं की है, वो एक्स्ट्रा समय बढ़ाया है। तो प्रश्न पत्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके अनुसार उत्तर देना। तो सबसे पहले हम बहुविकल्प प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुविकल्प प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होते हैं एक प्रश्न के। उन 4 ऑप्शन में जो सही विकल्प होता है, प्रश्न का नंबर, उसका खंड नंबर लिख करके उसका सही विकल्प लिखना है और शेष 3 विकल्प छोड़ देने होते हैं। तो पहला प्रश्न था 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना भारत में घटी थी? ये पहला प्रश्न था। तो 13 अप्रैल 1919 को भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी, उसमें एक प्रमुख घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इसका सही उत्तर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सबने कक्षा 8 में पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ लिया। तो ये जनरल डार उस समय यहाँ अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग एक स्थान है, वहाँ पर एक आम सभा गांधी जी द्वारा होनी थी। गांधी जी नहीं पहुँच पाए थे, लोग बहुत इकट्ठे थे और उसमें जनरल डार ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था। इससे वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मर गए थे और हजारों की संख्या में घायल हो गए थे। तो इसलिए ये एक दर्दनाक घटना थी जिसमें कि लोग तंग रास्ते में पेट के बल सरक सरक करके भाग कर जान बचाई थी, या फिर गोलियों से भून दिए गए, या फिर वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वहाँ जाते हैं तो लोग उसके दर्शन करते हैं। वो कुआं गहरा था और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए और लाशें बच गईं, कुआं फट गया। तो इस प्रकार से ये घटना बड़ी दर्दनाक थी। तो इसलिए ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका सही उत्तर था। और जो अन्य कांड है वो भी एक महत्वपूर्ण है, किंतु वो इनसे कम महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न था नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? बड़ा साधारण उत्तर था। मुरादाबाद भी एक नगर निगम है और नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर। अपने विद्यालय में मुरादाबाद नगर निगम के मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी आते रहते हैं। समय समय पर उनसे भेंट होती रहती है और वो यहाँ विद्यालय में आते रहते हैं। तो उनका नाम भी याद होना चाहिए कि मुरादाबाद के मेयर कौन है। तो मेयर नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। जो बड़ी महापालिकाएं होती हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई आदि, कानपुर, लखनऊ, तो उनके नगर निगम होते हैं, वो भी उनके जो अध्यक्ष हैं वो महापौर कहलाते हैं। अब महापौर मेयर बात एक ही है, किंतु छोटे बड़े शहरों के बारे में अंतर है थोड़ा सा बस। तो इसलिए इसका उत्तर था मेयर। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? मैं समझता हूँ आप जो बैठे हुए हैं 80% बच्चे किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान खेतों से जुड़े हुए हैं। किंतु वर्तमान समय में कुछ बच्चे गांव से शहर में आ गए हैं और वो खेतों पर नहीं जाते होंगे।
तो उनके पिताजी जाते होंगे, तो उन्हें खेती के बारे में ज्ञान नहीं है। फिर भी जो बच्चे गांव से आ रहे हैं सीधे, तो वो खेतों की जानकारी रखते हैं, वो जानते भी हैं। तो ऐसे 50% बच्चे जरूर होंगे जो जानते हैं। किंतु जब पाठ पढ़ाया जाता है तब भी बताया जाता है, कृषि का पाठ जब पढ़ाया गया था आपको तब बताया गया था कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो इसमें केवल यही पूछा गया है कि जो तीसरा प्रश्न है, कौन सी रबी की फसल है। इसमें ऑप्शन दिए थे, क्या ऑप्शन दिए थे? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। अब इसमें कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं। इसका सटीक उत्तर है चना। चने का संबंध गेहूं के साथ होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तरा, तो ये जो फसलें हैं रबी की फसल होती हैं। तो इसमें चना दिया एक ऑप्शन, तो चना रबी की फसल है। किंतु कुछ बच्चों ने कपास भी लिख दिया, जबकि कपास को हमने आपको समझाया था कृषि वाले पाठ में कि कपास को खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। कपास एक रुई का पौधा होता है, जब फूल खिलता है उसमें तो रुई होती है, जो हम लिहाफ गद्दे में भरते हैं या पूजा में बत्ती जलाते हैं, तो ये रुई होती है। तो इसका फूल खिलता है तो उसमें रुई निकलती है। तो ये कपास का पौधा खरीफ की फसल का है। ये आपको गलत उत्तर लिखने वालों को बता रहा हूँ मैं। तो ये खरीफ की फसल आती है तो कपास लिखना था, रबी की फसल आती है चना लिखना चाहिए। चना इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है सन 2005। किंतु कुछ बच्चों ने 2006 भी लिख दिया, कुछ बच्चों ने 2010 भी लिख दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना था। सही उत्तर याद होना चाहिए, सन 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। पहले नरेगा थी, फिर महात्मा गांधी से जोड़ दिया, मनरेगा हो गया। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न था, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? इतिहास में है ये। पिकेटिंग यानी अवरोध पैदा करना, किसी चीज का विरोध करना, पिकेटिंग कहलाता है। किस चीज का? तो विरोध का मतलब है अवरोध करना, यानी रोकना। किस चीज का विरोध करना, ये पिकेटिंग का अर्थ है। जैसे सरकार कोई कार्यक्रम चलाती है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि किसानों के लिए बिल पास हुए संसद में। तो अब किसानों ने, पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने या कुछ अन्य प्रदेशों के किसानों ने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो धरना प्रदर्शन कर दिए। तो इसे कहते हैं पिकेटिंग, यानी धरना प्रदर्शन करके किसी चीज़ का विरोध करना, इसको पिकेटिंग का अर्थ कहते हैं। तो शाब्दिक रूप में पिकेटिंग का अर्थ है कि किसी कार्य का विरोध करके उसका प्रदर्शन करना, पिकेटिंग कहलाता है। इसका अर्थ है भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह प्रश्न बड़ा सादा था। मैंने आपको संघवाद का जब पाठ पढ़ा था तो ये बताया था मैंने आपको। इस समय वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इसका सटीक उत्तर है। ज़्यादातर बच्चों ने लिखा सही है। कुछ बच्चों ने गलती कहाँ की है कि वो PDF के द्वारा नहीं पढ़े, उन्होंने किताब से नकल मारी। किताब में दिया है 29 राज्य 9 केंद्र शासित, तो किताब में गलत छपा हुआ है। वो सुधार होता रहता है, सरकार सुधार करती रहती है। किताबें छापने वाले पुरानी किताब ली और उसमें से छापते रहते हैं नई किताबों में आंकड़े। वो स्वयं नए समाचार नहीं सुनते। ये तो नए समाचार कौन सुनता है? जो टीचर पढ़ाता है वो सुनता है, वो नया करंट नॉलेज लिखवाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश हट गया है। 370 धारा जब हटी थी 5 अगस्त 2019 में, उसी समय जम्मू कश्मीर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बंट करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 7 दूनी 9 हो गए।
अब 9 में 8 कैसे बने? तो बाद में सरकार ने सन 2019 में ही दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक जगह जोड़ दिया, तो फिर इस प्रकार से 9 में से 1 कम के 8 बन गए। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, और जब 29 राज्य थे उनमें से जम्मू कश्मीर कट गया तो 1 कम हो गया, तो 28 राज्य। तो अब इस समय 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश सटीक उत्तर था इसका। किताब में जो छपा वो गलत है, जो PDF में जाता है उसे मान करके सही करो। ठीक इससे आगे वाला प्रश्न था, भारत की 2 मुख्य फसलें, पेय फसलें कौन सी हैं? पेय पदार्थ यानी द्रव रूप में जो हम पीते हैं, ऐसी पेय पदार्थ की फसलें किसानी में कौन सी होती हैं, कृषि में? तो चाय पीते हैं, चाय तो ज़्यादातर लोग पीते हैं हम, तो चाय भी एक पेय पदार्थ है जो कृषि के अंतर्गत होता है। पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है चाय। ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ी, 9 में पढ़ी, 10 में पढ़ी। और दूसरा कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी दोनों ऐसे पेय पदार्थ हैं जो कृषि के अंतर्गत उगाए जाते हैं। ये आपको सटीक उत्तर था आपका। इसके आगे प्रश्न था, निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ये अर्थशास्त्र में हमने आपको पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक से अभिप्राय यह है कि जब कोई कार्य किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, वह कार्य निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये जमशेदपुर नगर में झारखंड में है इस समय। जब झारखंड अलग नहीं था बिहार से तो बिहार में माना जाता था। ऐसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिरला कंपनी, ये सब निजी कंपनियां हैं। जो कार्य ये कंपनी करती है या एक व्यक्ति निजी हाथ में करता है, वो निजी क्षेत्र का कार्य कहलाता है। इसका ये लिखना था बस। इसके बाद में आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है? तो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। कृषि के अंतर्गत मानव और पशुओं के लिए अनेक वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं। मनुष्य के लिए खाद्यान्न उत्पादन होता है, अनेक प्रकार के जो खाद्यान्न हम खाते हैं, गेहूँ है, चावल है, जो है, चना है, मटर है, अलसी है, सब चीज़ें जो कृषि के अंतर्गत पैदा होते हैं, उन सबको हम किसी न किसी रूप में लेते हैं। तिलन वाले से तेल निकलता है, दलहन वाले से दालें बनती हैं, गेहूँ से, चावल से, ये प्रमुख खाद्यान्न है दोनों। रोटियां बनाई जाती हैं या चावल खाते हैं हम। तो इस प्रकार से खाद्यान्न मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था जो होती है वो भी कृषि से उत्पादित फसलों से होती है। तो इस प्रकार से कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में लगभग 14% योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 26% है। तो इस प्रकार हमारे देश की 2/3 जनसंख्या किसी न किसी रूप से कृषि कार्य में लगी है। तो इस प्रकार से कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में एक विशेष महत्व है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत के गठन को स्पष्ट कीजिए। ग्राम पंचायत गांव में रहते हैं, सब जानते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको, जो अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, उसको प्रधान कहते हैं। गांव में सब प्रधान के नाम से जानते हैं, वैसे इसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। अब इसका गठन कैसे होता है बताता हूँ आपको, वह सब जानते हैं आप। गांव में रहने वाले वो सभी व्यक्ति जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वो अपना बोर्ड बनवाते हैं और वो ग्राम पंचायत के प्रधान को सभी सदस्य जो वयस्क होते हैं वो वोट देते हैं। ग्राम प्रधान एक गांव का एक भी हो सकता है, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। 2 गांवों या 3 गांवों को छोटे छोटों को मिलाकर के भी एक प्रधान हो जाता है। बड़े गांवों में एक ही प्रधान होता है और जो और बड़े, थोड़े ज़्यादा बड़े गांव हो जाते हैं कस्बे के रूप में, उनमें एक एक गांव में 2-2 प्रधान भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम प्रधान का गठन गांव के रहने वाले सभी वयस्क नागरिक अपना मत देकर करते हैं।
दूसरी बात, जिसको बहुमत मिलता है, कई कैंडिडेट खड़े होते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत करके प्रधान बन जाता है। इसमें गांव में बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। आजकल लड्डू बांटे जाते हैं, शराब पिलाई जाती हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके रातों रात नक्शा बदल जाता है और प्रधान जीत जाता है। अब इसके साथ साथ इसके कुछ सदस्य होते हैं जो जनसंख्या के आधार पर होते हैं। प्रधान में जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहते हैं और उनका चुनाव वार्ड के हिसाब से होता है। वो वार्ड मेंबर होते हैं, उनका चुनाव वार्ड के सदस्य करते हैं और वही सदस्य करते हैं जिनका वोट बस मताधिकार के आधार पर बना होता है। तो इस प्रकार से वो वार्ड मेंबर प्रधान के ही ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं। और इनको गांव से संबंधित कुछ छोटे मोटे झगड़े निपटाने का भी दायित्व सरकार के द्वारा सौंपा गया है। तो इस प्रकार सरकार इन प्रधानों के द्वारा छोटे छोटे कार्यों को सुलटाती रहती है। छोटा मोटा दंड देने का अधिकार भी ग्राम प्रधान को दिया गया है। और जो कार्य होते हैं गांव में, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, चिकित्सा खुलवाना, स्कूल खुलवाना, हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों से काम कराना, ये सब ग्राम प्रधान के अंडर में आते हैं। तो ग्राम प्रधान का जो गठन है ग्राम पंचायत का, वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे इसकी कम से कम सदस्य संख्या 9 और अधिक से अधिक सदस्य संख्या 15 तक हो सकती है। ये आबादी के आधार पर है। जिस गांव की आबादी 1000 है या 2 गांवों को मिलाकर 1000 है, तो 1000 की आबादी तक 9 सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य और 3000 की आबादी तक 13 सदस्य तथा 5000 की आबादी तक 15 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इससे और ज़्यादा आबादी होती है तो कस्बा कहलाता है, उसे हम नगर पंचायत बोलते हैं। और उसके नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, उसका अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। जैसे कि पागबड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष अभी बना था पिछले 3-4 वर्ष पहले। तो नगर पंचायत में भी वार्ड बने होते हैं। इससे और बड़ा क्षेत्र होता है तो नगर पालिका बनती है, जैसे अमरोहा, चंदोसी, संभल, बिलारी। तो इस प्रकार से नगर पालिका होते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं और उसमें भी कुछ मेंबर होते हैं जो पार्षद कहलाते हैं, सभासद कहलाते हैं, जो वार्डों के होते हैं। इससे ऊपर होता है नगर निगम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुरादाबाद एक नगर निगम है और इसमें वो 70 भागों में बांट करके इसके 70 पार्षद चुने जाते हैं, सभासद चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष चुना जाता है जो मेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ग्राम पंचायत का गठन बताया, इसके साथ साथ इन अन्य शाखाओं के गठन में मैंने आपको बताए। ठीक इसी प्रकार से आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण के बारे में जो हम बताएंगे तो ऐसे समय के कारण थे कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस गुलामी के कारण देश में सभी लोग अंग्रेज़ों के अनुसार काम करते थे। किसी को कोई पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। तो हमारे देश की जनता पर अंग्रेज़ अत्याचार करते थे, आर्थिक दृष्टि से भी अत्याचार करते थे, सामाजिक दृष्टि से अत्याचार करते थे, धार्मिक दृष्टि से अत्याचार करते थे, राजनीतिक दृष्टि से अत्याचार करते थे। ये 3-4 कारण जो थे, ये हमारे जो जनता को अंग्रेज लोग सताते थे। हैं? तो वो सब कारण डिटेल वाइज आपको लिखने थे। ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण, जिसके कारण हमारे देश की जनता ने आंदोलन किए। गांधी जी को साथ लेकर के सबीना बग्या आंदोलन, अशोक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये भी किए। और सामाजिक कारण, समाज में विघटन करना अंग्रेज़ों का एक काम था। हैं? धार्मिक कारण में वो मुसलमान और जो हिंदू थे उनको ईसाई बनाना चाहते थे, ये धार्मिक कारण हुआ। सैनिक कारणों में जो आपको हमने पहले बताया, पाठ पढ़ाया था कि वो गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों में प्रयोग करते थे, उनको मुंह से खिंचवाते थे, तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे, ये धार्मिक कारण भी हुआ। तो जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों में हम घिर गए थे और हम पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जाग करके उनकी बगावत करनी प्रारंभ की और आंदोलनों के द्वारा उनको यहाँ से भगाना, ये एक प्रमुख कारण था।
तो ठीक इस प्रकार से अगला प्रश्न है संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब इनमें से दोनों में से एक प्रश्न करना था, अथवा लगा बीच में, किंतु कुछ बच्चों ने दोनों ही प्रश्न कर दिया, क्योंकि किताबों से काम किया तो किताबों से काम किया, दोनों ही कर दिए, दोनों कर देते हैं। अथवा का अर्थ समझो या का मतलब ऊपर का प्रश्न करो या नीचे का। तो संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो किताब से आपने की हैं, यानी हमारा देश एक संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर चलता है, किंतु हमारे देश में नागरिकता इकहरी है, इकहरी नागरिकता प्राप्त करने वाला देश, और संसदीय शासन प्रणाली संघात्मक शासन चलता है, यानी राज्य का अलग और केंद्र का अलग, दो शासन चलते हैं हमारे यहाँ, किंतु नागरिकता सभी की एक जैसी है, एक ही नागरिकता है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है, किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। द्विसदनात्मक प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है और नागरिकता एक ही प्राप्त है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे देश में चलती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं आपको जो हमने लिखवाई हैं, तो कुछ बच्चों ने तो ठीक लिखी हैं, किंतु कुछ बच्चों ने ठीक प्रकार से नहीं लिखी हैं। दूसरा इससे आगे चलता है अथवा प्रश्न 12वां में, उसमें दो हैं। कृषि उत्पादन में कृषि सुनिश्चित करने के लिए, कृषि में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय सुझाए हैं। तो ये आपको लिखने थे पॉइंट वाइज। कृषि में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सबसे पहले हरित क्रांति का उपयोग किया। 1966 और 67 में हरित क्रांति आई हमारे देश में, जिसके द्वारा किसानों को नए नए प्रकार की वैरायटी के बीज, जिन्हें संकर बीज कहा जाता है, या नई नई प्रकार के रासायनिक उर्वरक खाद, नए नए प्रकार की मशीनरी के, जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्ट है, हैरो है, टीलर है, अब और बहुत सारे प्रकार के चल कर गए। तो इस प्रकार के किसानों के खेत में जो काम करने वाले, समतल करने वाला मंजा है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यंत्र, आलू बुआई की मशीन अलग आ गई, गेहूँ बुआई की अलग आ गई, गन्ने बुआई की मशीन आ गई। तो बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ। पाश्चात्य देशों से हमें सभ्यता मिली और उसमें हम वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा कृषि करते हैं, फार्मिंग कृषि के अंतर्गत, और नए नए बीजों का उपयोग करते हैं, नई नई खादों का उपयोग करते हैं। जैविक खाद आती हैं, रासायनिक खाद आती हैं, देसी खाद लगाते हैं, और इनसे हमारी फसलों में वृद्धि के कारण है। पहले हमारे देश में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, वर्षा पर मानसूनी के पर निर्भर रहता था, इसलिए कहते थे भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। किंतु अब हमारे देश में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा के लिए हम सिंचाई के साधनों का बढ़ोतरी की गई, नए नए नलकूप लगवाए गए, सरकारी नलकूप लगवाए गए, प्राइवेट नलकूपों के लिए बिजली दी गई, कनेक्शन दिए गए, नहरों का विकास किया गया, नहरों से सिंचाई हुई, कुओं से सिंचाई हुई, और इंजन तथा पंपिंग सेट से सिंचाई हुई, तथा उसके बाद ट्रैक्टर से भी सिंचाई होने लगी है। तो इस प्रकार से सिंचाई के बहुत सारे यंत्र, अब समरसेबल चल पड़े हैं। जब बोरिंग काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें मोटर अंदर जाती है पानी के 70-80 फीट नीचे, और पानी बहुत ज़्यादा आता है, और उसमें मोटर रखानी भी नहीं पड़ती है। और इस प्रकार से पानी के सिंचाई के साधन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, बिजली की व्यवस्था की गई, नहरों की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से हमारी फसल में अनेक प्रकार से वृद्धि हुई। तो ये बहुत सारे 10-12 पॉइंट लिखने थे आपको। अथवा करके जो नीचे प्रश्न दिया वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का वर्णन है। तो ये दोनों में से एक करना था, ऊपर वाले दोनों में से एक करना था। कुछ बच्चों ने दोनों ही कर दिए, तो वो एक्स्ट्रा है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, एक को काट दिया जाता है एक्स्ट्रा को। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को लिया गया है, और इसके अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में गिने जाते हैं, जो कृषि से संबंधित होते हैं। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र में वो काम होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर किए जाते हैं, यानी कृषि के द्वारा जो कच्चा माल हमें मिलता है, जैसे सूती उद्योग है, चाय उद्योग है, कपास जूट उद्योग है, इनके लिए जो कच्चा माल मिलता है, चीनी उद्योग है, वो द्वितीय क्षेत्र होता है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो काम आते हैं वो प्राथमिक उद्योग के आधार पर किए जाते हैं, उनको द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं प्रदान में क्या होता है? जैसे डॉक्टर हैं वो सेवा करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो गई, दूरसंचार विभाग हो गया, डाक विभाग हो गया, इसी प्रकार से आजकल इंटरनेट सेवा, ये भी एक सेवा है। तो इतने जो ATM हैं, पैसे निकाल लेते हैं बिना बैंक जाए,
आराम से मोबाइल से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये भी इंटरनेट सेवा है। ये सारी जो बातें हैं जो आधुनिकतम हो रही हैं, ये भी सब सेवाओं के रूप में आती हैं और ये तीर्थ क्षेत्र में आती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करके बताया। आपने इस वीडियो को जरूर सुनना है। इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको पूरा प्रश्न पत्र आपको फिर एक बार समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले इस पाठ के जो पाठ चल रहा है तीसरा वाला अर्थशास्त्र में, उसका मैंने आपको जो अति लघु और बहुविकल्प भेज चुका हूँ। इस वीडियो के साथ मैं आपको लघु और दीर्घ उत्तर भी प्रश्न भी भेजूँगा। तो पहले PDF बाद में करेंगे, पहले वीडियो जरूर सुने, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।